नमस्कार दोस्तों, एक बार सभी लोगों का फिर से प्राचीन बिहार की क्लास में स्वागत है। हमारा ये वीडियो सीरीज चल रहा है बिहार को लेकर, जिसमें हम लोग प्राचीन बिहार देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने मौर्य काल तक हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रकार से किया था। साथ में मौर्य काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, मौर्यकालीन समाज कैसी थी, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कैसी थी, सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल एवं बिहार, मतलब मौर्य काल के बाद कौन कौन से वंश बिहार पे शासन किया, उस संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्य काल की बात करेंगे तो इनका जो प्रशासन का जो तरीका जो था वो केंद्रीय प्रवृत्ति का था। लेकिन इसके बाद जो वंश जो आएगा वो छोटे छोटे वंश आपको देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो बहुत सारे क्षेत्रीय वंशों का उदय होता है। उसी क्रम में जो सबसे पहला वंश जो आपको देखने को मिलेगा उसका नाम है शुंग। ठीक है, ध्यान में रखना है। इनका जो विकास जो होता है मौर्य के बाद आपको देखने को मिलता है। और इस वंश के जो संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग थे। और ध्यान में रखना ये ब्राह्मण थे। ठीक है, ये मौर्य सेनापति थे जिसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ रहेगी, तो इनकी राजधानी रहेगी पाटलिपुत्र। ब्राह्मण धर्मानुयायी थे ये, ध्यान में रखना, ब्राह्मण धर्म को मानते थे। अयोध्या अभिलेख से 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने कराया था। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, बताओ अयोध्या अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो ध्यान में रखना, अयोध्या अभिलेख का संबंध किससे है, तो पुष्यमित्र शुंग से। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो ध्यान में रखना 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में जानकारी की बात करेंगे तो आपको अयोध्या अभिलेख से इस संबंध में आपको जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बौद्ध के संहारक के रूप में इनका उल्लेख किया गया, मतलब इन्होंने बौद्ध जो भिक्षु जो थे उनकी हत्या करवाई थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में आप बात करोगे तो ये बौद्ध के संहारक थे, इन्होंने बौद्धों का संहार किया था। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यावदान, उसमें इस संदर्भ में जानकारी लिखी हुई है। से मतलब पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, बौद्धों की हत्या करवाई थी। बौद्ध धर्म संबंधित भी कुछ कार्य किए, जैसे कि सांची स्तूप में पत्थर का घेरा इन्होंने लगवाया था, ये ध्यान में रखना। भारहूत स्तूप का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लग रहा है। एक तरफ मतलब इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई, और दूसरे तरफ आप देखोगे तो बौद्ध धर्म के विकास से संबंधित कार्य इन्होंने करवाया था। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि इसके संदर्भ में इन्होंने कराई या फिर नहीं कराई, इस विशेष में तो बहुत अधिक जानकारी तो नहीं मिलती है। लेकिन बौद्ध ग्रंथ जब आप दिव्यावदान आप देखोगे तो वहां पे मतलब ये जानकारी मिलती है, इन्होंने बौद्धों का मतलब क्या किया था, संहार करवाया था, मतलब इन्होंने हत्याएं करवाई थी। ठीक है, इनकी उपाधि कैसी थी, सेनानी की उपाधि थी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मौर्य वंश में मौर्य साम्राज्य की बात करोगे तो वहां पे क्या थे, सेनापति थे। तो इन्होंने इस उपाधि को क्या किया, कंटिन्यू की, तथा यवनों के आक्रमण को विफल किया। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। इनके इनके दरबार में एक लेखक रहते थे जिनका नाम है पतंजलि। ठीक है, जो कि इनके गुरु भी थे, ध्यान में रखा। पुष्यमित्र शुंग का समकालीन भी थे पतंजलि, जो कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है, तो महाभाष्य। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। उसके बाद इनका पुत्र शासक बनता है जिनका नाम था अग्निमित्र। ठीक है, इनसे संबंधित एक साहित्य है जिनका नाम है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, और ये किताबें जो है, ये साहित्य जो है कालिदास के द्वारा लिखी हुई है। और इसका चर्चा, इस पुस्तक में जो चर्चा आप देखोगे किस संदर्भ में किया गया है, तो मालव राजकुमारी मालविका से प्रेम का चर्चा किया गया है। ठीक है, तो यह भी आप ध्यान में रखना। मालविका मित्रम बहुत अच्छी किस्त पुस्तक है और बहुत अच्छी साहित्य जो कि कालिदास का है, जिसमें मतलब मालव राजकुमारी मालविका से प्रेम का वर्णन आपको इस पुस्तक में देखने को मिलता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मतलब ये नौकरानी थी। ठीक है, ये नौकरानी थी, उनसे अग्निमित्र का प्रेम का कहानी जो है वो मालविका मालविका गीतनम मित्रम में है। ठीक है, तो एक बार आप इसको चेक कर लेना। यहाँ पे राजकुमारी मालविका से प्रेम के बारे में दिया हुआ है। देवहूति की बात करेंगे तो अंतिम शासक थे जिसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी। और शुंग वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे तो उसका नाम कौन था, देवहूति था। देवहूति की हत्या किसने कर दी, तो ध्यान में रखना वासुदेव ने। तो वासुदेव ने जब हत्या की तो एक नए वंश की नींव रखी, उस वंश का नाम क्या है, तो कनव वंश। ठीक है, फाउंडर की बात करेंगे तो इस वंश का जो संस्थापक जो था
वासुदेव है, ठीक है। और ये भी जो था ब्राह्मण धर्मानुयायी था, ये भी आपको ध्यान में रखना। और इसका जो अंतिम शासक जो था सुशर्मन, ठीक है। तो कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन। आपको ध्यान में ये रखना है, सो वंश के संस्थापक का साथ में अंतिम शासक का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अंतिम शासक की बात करेंगे सुशर्मन। उसकी हत्या किसने कर दी? सीमुक ने इसकी हत्या कर दी। और सीमुक ने जब इसकी हत्या कर दी तो एक नए वंश की नींव रखी जिसका नाम है आंध्र सातवाहन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गुप्त काल और बिहार, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है गुप्त काल आपको पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर आप मौर्य काल या फिर मौर्य वंश आप समाप्त कर देते हैं तो उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपको देखने को मिलता है गुप्त काल ही आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं गुप्त काल और बिहार। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, गुप्त काल के मतलब, एक मिनट हम बड़ा कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले आप हम ये बताओ, गुप्त काला बिहार जब पढ़ोगे तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो गुप्त वंश का संस्थापक की बात जब भी आएगी तो आपको ध्यान में रखना उनके फाउंडर का नाम क्या है, तो श्री गुप्त है, ठीक है। श्री गुप्त जो होंगे इस वंश के मतलब क्या हो जाएंगे, तो संस्थापक हो जाएंगे। 275 ईस्वी में इन्होंने वंश की स्थापना की। महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। गुप्त पहले कुषाणों के सामंत थे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखना। कुषाणों के सामंत थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मार्क कर दे रहा हूं क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करते चलूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहेगा गुप्त किसके सामंत थे, तो ध्यान में रखना कुषाणों के सामंत थे। अब मूलतः वैश्य जाति के थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, और ये श्रीगुप्त ने जो उपाधि जो धारण की थी, महाराज की उपाधि धारण की। तो क्योंकि पूछते हैं सर महाराज की उपाधि धारण किसने की, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद घटोत्कच आएगा जो कि उनका पुत्र था, और इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। पिता और पुत्र दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। लेकिन ये जो थे ना शुरुआती शासक थे, इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक जो था, जिसने इस वंश को काफी अधिक मजबूत किया, उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो यहीं से मुख्यतः गुप्त वंश का प्रारंभ माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। हालांकि इनसे काफी पहले लगभग 40 वर्ष पहले श्रीगुप्त ने मतलब गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन मूलतः गुप्त वंश का प्रारंभ की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य से माना जाता है, क्योंकि इन्होंने, आप ध्यान में रखना, 319 ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में गुप्त वंश की नींव रखी और इनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक ध्यान में रखना चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त संवत का प्रारंभ भी 319 में ही होता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल का जो वर्ष जो है यही है। इन्होंने मतलब महाराजा की उपाधि से एक कदम आगे बढ़कर इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ठीक है। इनका जो विवाह जो हुआ था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। विवाह भी कई बार पूछा जाता है, जैसे पूछेगा चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था, तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। समुद्रगुप्त का विवाह किससे हुआ था, ध्यान में रखना, दत्ता देवी से इनका विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह की बात करेंगे किससे हुआ था, क्योंकि इस वंश का सबसे प्रमुख शासक में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम लिया जाता है। तो इनका विवाह हुआ था कुबेर नाग से, ठीक है, ध्यान में रखना। ये कुबेर नाग से हुआ था, नागवंशी राजकुमारी है, ध्यान में रखना। और साथ में कुमार गुप्त का विवाह किससे हुआ था, तो अनंत देवी से हुआ था। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था, तो इनका नाम था कुमार देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, तो दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था, कुबेर नाग, ठीक है। और ध्यान में रखना कुमार गुप्त की पत्नी का नाम क्या था, अनंत देवी, आप याद रखना। अब जो सबसे प्रमुख शासक की बात करेंगे तो इस वंश में दो सबसे प्रमुख शासक आपको देखने को मिलते हैं। एक है समुद्रगुप्त जो कि बहुत शक्तिशाली थे, और दूसरा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त का अन्य नाम की बात करेंगे तो काच, उपाधि की बात करेंगे अप्रतिरथ, परिक्रमांक, परम भागवत, ठीक है, ध्यान में रखना। ये भी पूछा जाता है, जैसे महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम। अगर आपसे पूछा जाएगा परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला, तो ध्यान में रखना प्रथम गुप्त शासक की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त था। तो एक चीज और भी आपको ध्यान क्या रखनी है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है बी एस स्मिथ ने, ठीक है। बी एस स्मिथ ने
इनको भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। इनकी पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कई पुस्तक भी पूछा जाए या फिर अगर पूछा जा सकता है तो बताओ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बीएस स्मिथ ने कहा था, इसकी चर्चा आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो जाहिर सी बात है बीएस स्मिथ की पुस्तक जिसका नाम क्या, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इनसे संबंधित जो अभिलेख है उसका नाम है प्रयाग प्रस्ती अभिलेख। समुद्रगुप्त के जानकारी का प्रमुख स्रोत आपको देखने को मिलता है। इसके जो लेखक जो है इस अभिलेख के हरिसेन है। समुद्रगुप्त का संधि विग्राहिक भी है, ध्यान में रखना। इन हरिसेन के द्वारा रचित जो अभिलेख है उसका नाम है प्रयाग प्रस्तुति। अशोक के इलाहाबाद स्थित अभिलेख पर खुदा हुआ है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विभिन्न राजनीतिक विजयों की चर्चा है। आर्यवर्त के 9 राजा, ये बहुत बार पूछा जाता है, आर्यवर्त के 9, ठीक है। और साथ में दक्षिण के 12 राजाओं के इन्होंने पराजित किया था, ठीक है। तो जब ये दक्षिण के 12 राजाओं को जब इन्होंने पराजित किया तो इसको अपने अधीन करते हुए इनके राज्यों को वापस कर दिया था, ठीक है। दक्षिण के 12 राजाओं को जब इन्होंने पराजित किया तो साथ में उनके राज्य को भी वापस दे दिया। लेकिन आर्यवर्त के जब 9 राजाओं को पराजित किया तो उसको अपने अधीन कर लिया, उनके राज्यों को वापस नहीं दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आर्यवर्त के 9 राजा, दक्षिण की बात करेंगे 12 राजाओं को पराजित किया, लेकिन 12 राजा जो थे दक्षिण के उनको राज्यों को वापस कर दिया, ठीक है। दक्षिण के 12 राज्यों जैसे कांची का विष्णुगुप्त आदि। सांस्कृतिक चर्चाएं जैसे समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ इनके द्वारा भी करवाया गया। पृथ्वी का प्रथम वीर इनको कहते हैं। कविराज की उपाधि इनको कहते हैं क्योंकि बीना वादन करते थे, बीना बजाते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में बौद्ध विद्वान बसु बंधु रहते थे। तो ये भी पूछा जा सकता है, से बताओ समुद्रगुप्त के दरबार में जो बौद्ध विद्वान रहता था उनका नाम क्या है, तो बसु बंधु, ठीक है। तो इनसे इतना ही प्रश्न आता है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, ये पहले शासक थे। समुद्रगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त और घटोत्कच ने जो उपाधि धारण की थी वो महाराजा की उपाधि धारण की थी। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। 375 से 415 ईस्वी तक ये भारत के गुप्त वंश के शासक रहे ये। इनका जो अन्य नाम है देवगुप्त था। उपाधि की बात करेंगे तो पिता की तरह इन्होंने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इनका काल सांस्कृतिक दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसके आरंभिक जीवन में रामगुप्त, ध्यान में रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था, ध्यान में रखना, ठीक है। ये पूछा जाता है, रामगुप्त जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था। हालांकि इसको हटाकर कई स्रोत से पता चलता है भाई इसकी हत्या कर दी गई थी। तो रामगुप्त के बाद जो था चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो शासक बने थे। ये प्रसंग का उल्लेख विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम से आपको जानकारी मिलती है। सब भाई साहब चंद्रगुप्त द्वितीय का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था रामगुप्त। शक विजय इन्होंने किया था, मतलब शकों को पराजित किया था। उसके बाद इन्होंने जो उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ध्यान में रखना ये उपाधि इतिहास में बहुत अधिक प्रचलित हो जाएगी। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इस उपाधि को धारण करने वाले फर्स्ट थे, ठीक है। पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्के चलाए, रूपक कहलाया। रूपक जो था चांदी का सिक्का था, ध्यान में रखना गुप्तकालीन सिक्का है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया और ये जारी करने वाला पहला गुप्त शासक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम राजधानी जो ध्यान में रखना कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र थी जो कि इनकी प्रशासनिक राजधानी थी। और दूसरा राजधानी की बात करेंगे उज्जैन है जो कि धार्मिक कह सकते हो, या फिर सांस्कृतिक राजधानी की बात करेंगे तो उज्जैन को आप कह सकते हैं। यहाँ के दरबार में 9 रत्न रहते थे। विद्वानों की मंडली थी जिनमें सबसे प्रमुख जो थे कालिदास थे, धन्वंतरी थे, 12 मिहिर थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, छपनक थे, ठीक है। छपनक जो ज्योतिष थे, वारुचि थे, बेताल भट्ट थे और ध्यान में रखना घाट करपर थे। चीनी यात्री फाइहान की बात करेंगे तो 399 में इन्हीं के समय में भारत का भ्रमण किया। 15 वर्षों तक भारत रहा। 399 से कब तक, तो ध्यान में रखना 414 तक, ठीक है। कब तक, तो 414 तक भारत में रहा। बौद्ध संस्थानों को देखने एवं बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों को संग्रह करने के लिए भारत आया। रचना की बात करेंगे तो फोप की रचना जो है फाइहान का है। पाटलिपुत्र के भवनों को देवता के निर्मित बताया। पाटलिपुत्र में जो भवन जो था
उसको देवताओं के द्वारा निर्मित बताया। विनिमय व्यवस्था में कौड़ियों का प्रचलन का उल्लेख करता है, मतलब वहां पे चीजों को अदल बदल करके मतलब चीजें प्राप्त की जाती थी, जिसको बोलते थे विनिमय व्यवस्था। महरौली लौह स्तंभ ध्यान में रखना, दिल्ली की कुतुबुल इस्लाम मस्जिद में है, संबंधित है, इन्हीं से संबंधित है, जो कि मतलब वास्तुकला का बहुत सुंदर क्या है, नमूना है महरौली का लौह स्तंभ। जो कि लोहा के होने के बावजूद भी फूले में खड़ा है, लेकिन वो जंग नहीं लगता है, ठीक है। उदयगिरी गुहा अभिलेख इनसे संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं कुमार गुप्त। बिहार में इनका योगदान है, क्योंकि इन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख इसी के समय में, इसने मयूर शैली के सिक्के चलवाए, नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई। हुएनसोंग ने इसे सकरादित्य कहा। सकरादित्य मतलब शकों को पराजित करने वाला या फिर शकों के ऊपर विजय पाने वाला, ठीक है। अब आते अस्कंद गुप्त। अंतिम प्रमुख गुप्त शासक जो था यही था, उसके बाद उत्तरवर्ती गुप्त शासक शुरू होंगे, और उसके बाद देखोगे सो गुप्त काल का क्या होता है, तो पतन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो स्कंद गुप्त की बात करेंगे, 495 से 667 ईस्वी तक ये शासक रहे। उपाधि की बात करेंगे, कर्मादित्य इनकी उपाधि थी। स्कंद गुप्त ने भीतरी स्तंभलेख एवं जूनागढ़ अभिलेख में इसके समय हून आक्रमण एवं उस पर स्कंद गुप्त की सफलता की चर्चा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो स्कंद गुप्त से संबंधित जो अभिलेख जो है, भीतरी स्तंभलेख है, वहां पे भी जानकारी मिल जाती है हून आक्रमण का। साथ में जूनागढ़ अभिलेख में भी इस समय हून आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, और ये भी जानकारी मिलती है स्कंद गुप्त ने हूनों पे मतलब विजय पाई थी। हून कौन थे, तो मध्य एशिया के प्रमुख थे, ध्यान, मध्य एशिया से आए थे। प्रमुख हून सरदार की बात करेंगे तो तोरमान थे, ठीक है, साथ में मिहिर कुल भी था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो तोरमान और मिहिर कुल जो थे, ये हून सरदार थे, ध्यान में रखना। ये आक्रमणकारी भी आप इनको कह सकते हो। मालवा के ओलीकर वंशी राजा यशोवर्मन ने तोरमान को हराया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। जूनागढ़ अभिलेख में हूनों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। हूनों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है जूनागढ़ अभिलेख में। वृषभ शैली के नए सिक्के चलाने का श्रेय जो जाता है, किसे जाता है, तो स्कंद गुप्त को जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब आते भानुगुप्त, ध्यान में रखना। तो इनसे जो सबसे संबंधित जो चीजें जो पूछी जाती, एरन अभिलेख, 510 ईस्वी का एरन अभिलेख में इसी काल से संबंधित है। ये सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति के पत्नी के सती होने का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। तो मुख्यतः अगर बोलोगे सती प्रथा का एक प्रमुख साक्ष्य की बात करेंगे, तो आपको एरन अभिलेख से इस संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें 510 ईस्वी का है, जो कि किसका है, तो ध्यान में रखना भानुगुप्त का। अंतिम जो आप ध्यान में रखना, जो गुप्त शासक जो थे वो कौन थे, तो विष्णुगुप्त थे। इसको आपको मैंने मार्क कर दिया है, इसको आप ध्यान में रखना। अब आते गुप्त प्रशासन, आखिर गुप्त प्रशासन चलती कैसी थी, ठीक है, प्रश्न ध्यान में रखना चाहिए। तो गुप्त प्रशासन चलता कैसा था, तो गुप्त शासक स्वयं दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, जैसे कि मौर्य काल के बाद एक बार फिर केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई, पर बाद में कमजोर शासकों के समय में सामंती प्रवृत्तियों का विकास हुआ, ठीक है। अगर पूछा जाए बिहार में मौर्य काल के बाद केंद्रीय प्रशासन का प्रारंभ कैसे हुआ, तो ध्यान में रखना ये गुप्त काल के दौरान ही ये सारी चीजें हुई, ठीक है। प्रचलित गुप्तकालीन अधिकारी की बात करेंगे तो सबसे पहले महाबलाधिकृत जो कि सेनापति थे, संधि संधि विग्रहिक जो कि युद्ध एवं शांति का मंत्री था, जो कि इसके हरिसेन था ना समुद्रगुप्त के समय में। हरिसेन की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त के समय में था ना, मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया। समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक जो था मंत्री जो था, हरिसेन जो था, इसका काम क्या था, तो इसका काम भाई सिंपल था, युद्ध एवं शांति का मंत्री था। महादंड राय की बात करेंगे, यह न्यायाधीश होता था। दंड पाशिक की बात करेंगे तो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी था। भंडागार अधिकृत की बात करेंगे तो राजकोष अधिकारी होते थे। महाछपटली की बात करेंगे तो लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। महाप्रतिहार की बात करेंगे तो मंडल संबंधी विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी था। तो ये कुछ प्रमुख अधिकारी थे जिनसे गुप्त प्रशासन जो था आपका चलता था। अब हम लोग आते हैं गुप्तकालीन समाज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गुप्तकालीन समाज के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जस्ट वेट।
तो गुप्तकालीन समाज की बात करेंगे, वन व्यवस्था में जटिलता थी, विभिन्न जातियों एवं उपजातियों का विकास हुआ, कास्ट जाति का उदय हुआ। ध्यान में रखना, ये कास्ट जो है, यह कास्ट जाति जो है, जो 4 प्रकार के वर्ण जो था, जिसमें हम लोग ब्राह्मण हो गया, ठीक है, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया एवं शूद्र हो गया, ठीक है। इसमें ये कास्ट जो थे नहीं आते थे, ठीक है, इसमें ये कास्ट जो थे नहीं आते थे, ये अलग से है, ध्यान में रखना। ये आपको 4 प्रकार के वर्ण में ये जाति शामिल नहीं है, ठीक है। वैश्य की स्थिति में गिरावट होकर शूद्रों के समतुल्य हो गई, मतलब गुप्त काल में जो वैश्य की स्थिति जो थी वो आपके गिरा, अछूतों का विस्तार हुआ, स्त्री स्थिति में गिरावट हुई, मतलब मुख्यतः आप देखें महिलाओं की स्थिति में गिरावट होती है, क्योंकि प्रदा प्रथा का विकास हो चुका था और सती प्रथा का भी विकास आपको देखने को मिलता है, क्योंकि 510 का एरन अभिलेख जो है, इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल। अब आते गुप्त अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो गुप्त अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, कृषि था। क्षेत्र कृषि योग्य भूमि, अपरहत बिना जोती हुई भूमि, ठीक है। तो कृषि योग्य भूमि को क्या बोलते थे, क्षेत्र बोलते थे। अपराहत का मतलब होता था बिना जोती गई भूमि। भू राजस्व का दर की बात करेंगे, अभी भी 1/6 था। भूमि कर को क्या बोलते थे, उत्तरंग जो था भूमि कर को बोलते थे, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। भूमि दान की व्यवस्था में विस्तार हुआ। सर्वाधिक की बात करेंगे तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो था भूमि दान में दिया जाता था। श्रेणी व्यवस्था की बात करेंगे तो व्यापारियों द्वारा व्यापार के समुचित संचालन के लिए श्रेणी व्यवस्था का प्रचलन आपको देखने को मिलता है। राज्य का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं था, ध्यान में रखना, मतलब किसे पूरी तरीके से जो ट्रेड जो थी, व्यापार जो था, वो मतलब क्या था, हस्तक्षेप से मुक्त था। श्रेणी का स्थानीय प्रशासन में महत्व था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों को सुनिश्चित करती थी, ठीक है। व्यापार वाणिज्य की बात करेंगे, व्यापार वाणिज्य की बात करेंगे तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद गिरावट आई थी। अब दक्षिण पूर्व एशिया, चीन आदि के साथ व्यापारिक विस्तार हुआ। भरोच की जगह पे त्राम लिप्ति प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। गुप्त काल के समय जो सबसे प्रमुख बंदरगाह जो था, उसका नाम क्या था, त्राम लिप्ति, ठीक है। ये मार्क कर दे रहा हूं, पहले मौर्य काल के समय में भरोच था, लेकिन गुप्त काल के समय में कौन सा हो गया, तो त्राम लिप्ति। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आरंभिक सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध बनाए रखने में पोत निर्माण तकनीक का उल्लेखनीय योगदान था। प्रमुख स्वर्ण का सिक्का की बात करेंगे, उसको दिनार बोलते थे। चांदी के सिक्का को क्या बोलते थे, रूपक बोलते थे। गुप्त काल में ही आगे चल के नगरों का क्रमिक मतलब क्या था, पतन आपको देखने को मिलता है। अब आते गुप्तकालीन धर्म की बात करेंगे, तो जो राज्य धर्म जो था वो वैष्णव धर्म था, ठीक है, ध्यान में रखना। तो गुप्तों का राजकीय धर्म चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा परम भागवत की उपाधि जो धारण की गई थी, तो इससे पता चलता है भाई साहब, इनका जो धर्म जो रहा होगा वैष्णव रहा होगा। गुप्तों का राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो विष्णु भगवान का जो सवारी जो है, गरुड़ जो है, वो इनका राजकीय चिन्ह था। इस काल का प्रमुख मंदिर की बात करेंगे तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो, झांसी में है, ठीक है। दशावतार मंदिर जो कि विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर में एक खूबी भी है भाई साहब, ये जो है ईटा से जोड़ जोड़ के ये मंदिर को बनाया गया, ईट से जोड़ जोड़ के बनाया गया है। तो ये जो है सो मतलब इससे पता चलता है, जैसे कि इसे परम भागवत की उपाधि जो धारण की गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, या फिर इनका जो गुप्तों का राजकीय चिन्ह जो था, गरुड़ जो था, या फिर जो मंदिर जो हो गया दशावतार मंदिर, इनसे पता चलता है से भाई ये जो थे वैष्णव थे, ठीक है। कुछ कुछ शैव धर्म का भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कुमार गुप्त एवं स्कंद गुप्त के नाम शैव धर्म से संबंधित है। इस काल में शिव का अर्धनारीश्वर रूप, जैसे शिव और पार्वती दोनों साथ में थे। हरियर रूप की बात करेंगे, विष्णु प्लस शिव। त्रिमूर्ति रूप की बात करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी विकास आपको देखने को मिलता है। सूर्य पूजा भी इस समय किया जाता था कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख से, ठीक है। तंतुबाय, तंतुबाय मतलब रेशम बुनकर श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, से कुमार गुप्त से संबंधित जो अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो रेशम बुनकर से संबंधित जानकारी मिलती है। जैसे एरन अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखना सती प्रथा का उल्लेख आपको वहां पे देखने को मिलता है। उसी प्रकार से मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर की जानकारी मिलती है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं गुप्तकालीन दर्शन के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो गुप्तकालीन दर्शन कैसे था, इस संदर्भ में थोड़ा हम लोग देखते हैं, चलिए।
तो गुप्तकालीन दर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे छद दर्शन आपको देखने को मिलता है। वही जो छद दर्शन कौन सा है, तो वही दर्शन जो कि वेदों में अपनी आस्था रखते हैं। छद दर्शन का अंतिम रूप सकलन गुप्त काल में हुआ। लोकायत एवं कपालिक छद दर्शन में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। लोकायत दर्शन चवार्क से संबंधित है। उसमें क्या कहा गया, जब तक जियो सुख से जियो, ठीक है। मतलब किसे मुख्यतः वो आउट ऑफ छद दर्शन में ये आते हैं, ठीक है। छद दर्शन जो है आस्तिक दर्शन है, जो कि वेदों को मानता है, ठीक है, ध्यान में रखना। और नास्तिक दर्शन उनको कहते हैं जो कि वेदों को नहीं मानता। तो इस समय छद दर्शन था। अब आते हैं यहाँ पे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट दर्शन दिया हुआ उनसे संबंधित है। ये 6 दर्शन कौन कौन है, इस 6 दर्शन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से दर्शन है, तो ये नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं, सॉरी आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं, जिनकी आस्था किसमें है। तो ये आस्तिक दर्शन की आस्था जो है ध्यान में रखना किसमें है, तो वेदों में इनकी आस्था होती है, ठीक है। सबसे पहले सांख्य की बात करेंगे तो इनके जो प्रवर्तक जो थे वो कौन थे, कपिल थे, ठीक है। सबसे प्राचीन दर्शन है। जैन दर्शन की साम्यता सांख्य दर्शन से है। बुद्ध के गुरु अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ये भी आपको ध्यान में रखना। बुद्ध के दो गुरु थे, उनमें से एक जो थे अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शक के मतलब आचार्य थे। यह दर्शन पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, यह भी पूछा जा सकता है भाई, सांख्य दर्शन जो है पुनर्जन्म मतलब रीबर्थ को स्वीकार करता है कि नहीं करता, तो बिल्कुल करता है। दुखों के कारण अज्ञानता को मानता है तथा इसके अनुसार कोई बाह प्रभावी नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जा सकता है, ये भी ध्यान में रखना। तो ये आस्तिक दर्शन में आते हैं सांख्य दर्शन, जिसमें रीबर्थ को स्वीकार किया गया है, ठीक है। अब आते योग दर्शन के कौन है, तो ध्यान में रखना पतंजलि जो है इनके प्रवर्तक है। योग सूत्र की रचना जो है इस दर्शन में आपको देखने को मिलती है। न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है। न्याय सूत्र की रचना इससे तर्क शास्त्र का विकास हुआ है, ध्यान में रखना। उसके बाद में वैशेषिक की बात करेंगे, प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखना वैशेषिक के प्रवर्तक उलूक कनाड है। भौतिक तत्वों की रचना, इसमें भौतिक शास्त्र का आरंभ माना जाता है। और कनाड को मतलब कनाड का जो सिद्धांत जो है उसमें परमाणुवाद की संकल्पना जो है आपको देखने को मिलती है। मीमांस की बात करेंगे, इनके प्रवर्तक कौन है, जैमिनी है। मीमांस दर्शन में जोर देकर कहा गया है कि वेद की सभी बातें सही है, ध्यान में रखना। कर्म का सिद्धांत भी इस दर्शन से संबंधित है। प्रमुख दार्शनिक कौन थे मीमांस के, तो कुमारिल थे। वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन करता है, संन्यास का विरोध करता है, ध्यान में रखना। मैंने अभी जितना भी दर्शन के बारे में बताया उस सब जो है मतलब वेद को मतलब शाश्वत मानते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो मानने वाला जो है मीमांस है, ठीक है। मतलब मीमांस में कहा गया से भाई वेद में जो भी बातें लिखी गई है सारा ही सत्य है। वेदांत की बात करेंगे तो इनका मूल रूप उपनिषदों से मिलता है। वदरायन का ब्रह्मसूत्र 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो कि वेदांत दर्शन का मौलिक ग्रंथ है। तो ये जो दर्शन जो थे इनको छद दर्शन कहते हैं। यह मुख्य रूप से क्या है, आस्तिक है, ठीक है। नास्तिक दर्शन में कौन कौन आ जाएगा, तो बौद्ध आ जाएगा, जैन आ जाएगा, चौवार्क दर्शन आ जाएगा। ये सब नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो कि मतलब वेदों में अपनी आस्था नहीं मानते हैं। अब आते हैं गुप्तकालीन कला, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप देखोगे स्थापत्य कला। तो प्राचीन काल का स्वर्ण युग कला एवं संस्कृति की प्रगति पर आधारित था। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की नगर शैली का विकास हुआ। नागर शैली ध्यान में रखना गुप्तकालीन के समय ही विकास हुआ था। प्रमुख विशेषता क्या था, गर्भगृह या देवल थे जहाँ पे देवता रहते थे। प्रमुख मंदिर अगर आपसे पूछा जाएगा तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश, झांसी का दशावतार मंदिर। अन्य मंदिर की बात करेंगे तो कानपुर भीतर गांव मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे गंगा यमुना के मृण मूर्तियां भी पाई गई है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर हो गया, भूमरा का शिव मंदिर हो गया, नाजना कुठार का पार्वती मंदिर हो गया तथा तिगवा का विष्णु मंदिर हो गया। तो ये सारे मंदिर गुप्तकालीन है। किस शैली का है, तो ध्यान में रखना नागर शैली का है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मंदिर का नाम सुनिएगा। देवगढ़ उत्तर प्रदेश, झांसी का दशावतार मंदिर सबसे सुंदर एग्जाम्पल है गुप्तकालीन स्थापत्य कला का, मंदिर कला का। कानपुर का भीतरगांव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं मूर्ति कला। हिंदू मूर्ति कला का पहली बार व्यवस्थित विकास जो था इसी समय हुआ। बुद्ध की भी कई मूर्तियां मिली, जैसे मथुरा, सारनाथ, सुल्तानगंज आदि में, ठीक है, ध्यान में रखना। गुप्त काल में सारनाथ की भूमि स्पष्ट मुद्रा वाले बुद्ध मूर्तियों में आध्यात्मिक अभिव्यक्ति आपको देखने को मिलता है, जिसमें मार कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध धरती का आह्वान करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो।
तो मतलब गुप्त काल में सारनाथ की भूमि स्पर्श वाले बुद्ध की मूर्ति में आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, जिसमें मार्ग कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध धरती का आह्वान करते, तो ये भी आपको यहाँ से आपको देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से जो बुद्ध का जो मूर्ति है, मथुरा कला, सारनाथ और सुल्तानगंज में जो मूर्तियां जो प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चित्रकला। ठीक है, तो चित्रकला में सबसे पहले तो देखेंगे अजंता की गुफा चित्र। अब स्थिति कहाँ है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपको इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलता है। ये चित्र मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्तोत्तर काल तक के हैं। ठीक है, वाकाटक वंश के राजाओं का विशेष प्रश्रय आपको देखने को मिलता है। बौद्ध जातक कथाओं से संबंधित चित्रों का अंकन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, विशेष करके बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र। बाघ के चित्र भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा में आपको 3 धर्मों का आपको चित्र आपको देखने को मिलता है, बौद्ध, हिंदू, जैन तथा एलिफेंटा में आपको बौद्ध, हिंदू 3 मूर्ति प्रतिमा आपको देखने को मिलता है। तो एलोरा, एलिफेंटा में तीनों धर्म से संबंधित आपको चीजें आपको देखने को मिलती है। बोधि सत्य के समरूप वर्णात्मक रूप से गुप्तकालीन चित्रों में मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है, जिससे संबंधित जो गुफा जो है ध्यान में रखना, तो गुफा संख्या कितना है, तो गुफा संख्या आपको 16 देखने को मिलता है। ये सर्वाधिक प्रमुख है। तो बोधिसत्व के स्वरूप चित्र, बोधिसत्व के रूप चित्र में वर्णात्मक रूप से गुप्तकालीन चित्रों में मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है गुफा संख्या 16 में आपको देखने को मिलता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बाघ की गुफा चित्र की बात करेंगे तो लोक जीवन संबंधित। कन्हेरी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में 100 से अधिक बुद्ध गुफा है। ठीक है, अजंता, एलोरा, बाघ, कन्हेरी, तो यहाँ पे आपको चित्रकला आपको देखने को मिलता है, जो कि मतलब गुफा में ही आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम आते हैं गुप्तकालीन साहित्य कैसी थी। तो गुप्त काल का राजकीय भाषा की बात करेंगे संस्कृत है। गुप्त नाटकों में यहाँ पे उच्च वर्ग द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, वही स्त्री एवं चंडालों द्वारा प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। इससे पता चलता है स्त्रियों की स्थिति जो थी इस समय बेहतर नहीं थी। गुप्त काल में रामायण, महाभारत, पुराण आदि का अंतिम रूप से संकलन हुआ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। मतलब गुप्तों की राजकीय भाषा कैसी थी, तो आप कह सकते हो भाई संस्कृत थी। कालिदास की बात करेंगे तो इस काल के सबसे महत्वपूर्ण लेखक, साहित्यकार, इनको शेक्सपियर कहते हैं। 3 नाटक इन्होंने लिखा है। सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, विक्रमो उर्वशीय। 2 महाकाव्य भी इन्होंने लिखा, जिनमें से सबसे पहले रघुवंशम एवं कुमार संभवम। ठीक है, 2 खंड एवं एक गीत काव्य भी लिखा, जिनमें से मेघदूत और ऋतुसंहार। ठीक है, तो नाटक अगर आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान में रखना, अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक है। मालविकाग्निमित्रम होगा, विक्रमो वर्षियम हो गया। ठीक है, महाकाव्य अगर पूछा जाएगा तो रघुवंशम, कुमार संभव, साथ में 2 खंड या भी गीत काव्य की बात करेंगे तो मेघदूत और ये ऋतुसंहार। ठीक है, मेघदूत में संपूर्ण भारत का आप देखोगे तो एक प्रकार से, ठीक है, भारत का नदी, समुद्र, पर्वत, इन सब के बारे में चर्चा किया गया है। अन्य की बात करेंगे तो भास बहुत प्रमुख थे। इन्होंने जो किताबें लिखी, ठीक है, जो साहित्य लिखी, उसका नाम है स्वप्नवास वधता। ठीक है, सहित 13 नाटक इन्होंने लिखे। क्षुद्रक की बात करेंगे तो इनके द्वारा लिखा हुआ मृच कटिकम नाटक की बात करेंगे। भ्रष्टाचार का प्रथम बार उल्लेख आपको इसमें देखने को मिलता है। मतलब दरबार के लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी आपको देखने को मिलता है। मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी आपको मृच कटिकम में आपको देखने को मिलता है। अमर सिंह का अमरकोश है। वात्स्यायन का कामसूत्र हो गया। कामंडा का नीतिसार हो गया। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो गया। इनको 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है। 40 विदेशी भाषाओं में भी इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। माघ का शिशुपाल वध, ठीक है, जो कि महाभारत की कहानी को माघ के द्वारा लिखा गया है। ये सबसे प्रमुख लेखक थे। ठीक है, अब आते हैं गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी संबंध आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, पाटलिपुत्र निवासी खगोलविद एवं गणितज्ञ पुस्तक आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत एवं 10 गीतिका। ठीक है, यहाँ पे पाटलिपुत्र निवासी खगोलविद एवं गणितज्ञ, इनका पुस्तक कौन है, आर्यभट्टीय। ये ध्यान में रखना। साथ में सूर्य सिद्धांत भी और साथ में 10 गीतिका। ठीक है, ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे।
इन्होंने इस सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, पृथ्वी की परिधि का मान ज्ञात किया। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, उन्होंने कहा। तो ध्यान रखना, आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पाई का मान एवं दशमलव प्रणाली का विकास, दशमलव स्थानिक मान की खोज, दशमलव प्रणाली में शून्य का उपयोग आर्यभट्ट का ही है। ठीक है, शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आर्यभट्ट के द्वारा, पर कुछ विद्वानों के अनुसार अज्ञात भारतीय द्वारा। तब पश्चात अरबों ने इसे अपनाया। ठीक है, तो भारत से मतलब जो थे अरब व्यापारी इसे कहाँ लेकर गए? तो विदेशों में लेकर गया, पश्चिमी लोग में लेकर गया। ठीक है, तो जो चीजें भारत से शुरू होती है वो अरब व्यापारी के द्वारा गया। अरब व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करते थे, वेस्ट के साथ इनका व्यापार होता था। तो भारत से जो चीजें खोज होती थी या फिर इनकी शुरुआत होती थी वो अरब व्यापारी के द्वारा पश्चिमी राष्ट्र के पास चला जाता था, पश्चिमी सभ्यता में जाके इनका मिलान हो जाता था और वहां पे उस पर रिसर्च होता था। इसी वजह से आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें का विकास जो मूलतः हमको अंतिमता रूप में रिफाइंड होकर मिलता है वो वेस्ट से आता है, लेकिन वो कहीं नहीं कहीं से भारत से या फिर चीन से उसका विकास शुरुआती दौर में हुआ। हालांकि अरबों के द्वारा उसको बाहर लेकर गया, तो रिफाइंड होकर वो चीजें बाहर से लेकर आई। अब अरबों ने अरब के द्वारा जो बाहर लेकर जो गया तो पश्चिमी वालों ने मतलब क्या किया, उस पर अपना ठप्पा लगा दिया। ठीक है, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं न कहीं से भारत से हुई थी। भारत से सीखकर यूरोप में फैलाया। ठीक है, ध्यान में रखना, अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। ब्रह्मगुप्त ने पश्चिमी बार शून्य को परिभाषित किया था, तो ये भी ध्यान में रखना। खोज किसने किया था? आर्यभट्ट के द्वारा। ठीक है, परिभाषित किसने किया? ब्रह्मगुप्त के द्वारा। अब आते हैं हम लोग ब्रह्मगुप्त। ब्रह्म सिद्धांत की रचना की, न्यूटन के पूर्व गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रारूप जो था इन्होंने दिया। अब आते बारामीहिर, खगोलविद। इन्होंने बताया कि भाई चंद्रमा पृथ्वी तथा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, जो कि बिल्कुल सही है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाता है। इनकी प्रमुख ग्रंथ की बात की बृहद संहिता है, जो कि 20 कोशीय ग्रंथ है। पंच सिद्धांतिका है, जो कि यूनानी ज्योतिष विद्या पर आधारित है। बृहद जातक है और साथ में लघु जातक भी है। ठीक है, तो ब्राह्मण की जो पुस्तक जो है याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल एवं बिहार, मतलब गुप्त काल के बाद जो है इसमें पाल भी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सारे जो विदेशी जो भारत भ्रमण पे जो आए थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। हालांकि ज्यादा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको इसी पे समाप्त कर देता हूँ। ठीक है, तो गुप्तोत्तर काल में बिहार में सबसे पहले हम लोग देखें हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जो था किसके शासन काल में आया? तो ये ध्यान में रखना, सॉरी, हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? चीनी यात्री तो वेनसोंग आया था। ठीक है, 606 से लेकर 647 ईस्वी तक ये शासक रहा। थानेश्वर हरियाणा इसकी राजधानी थी। ठीक है, ये पुष्य फुद्दी वंश का ये जो था फाउंडर भी था। ठीक है, बाद में कन्नौज इसकी राजधानी बनी। शुरू में इसकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, जो कि हरियाणा में थी। अब बाद में इसकी राजधानी कहाँ बन गई थी? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज प्रमुख व्यापारी केंद्र भी था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वो अंतिम हिंदू सम्राट था, ये भी ध्यान में रखना। हर्ष का वर्णन बाणभट्ट एवं हुयनसुंग दोनों ने किया है, क्योंकि हर्ष का जो दरबारी कवि जो था वो बाणभट्ट था, जिसने हर्ष चरित्र भी लिखी थी। और साथ में हुयनसुंग की बात करेंगे, ये चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में बिहार का भ्रमण किया था। सत्ता प्राप्ति के बाद हर्षवर्धन को व्यापारिक समस्याओं से सुलझना पड़ा। कश्मीर को छोड़कर लगभग पूरे उत्तर भारत में हर्ष का साम्राज्य था। हर्ष को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, और कब किया था? 647 में। ठीक है, और इसको पराजित भी किया, साथ में इसके दक्षिण अभियान को रोक दिया। नर्मदा नदी पे रोका था। नर्मदा नदी जो था दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में सीमा पहले भी था, अभी भी है। ठीक है, उसी समय बना था। हर्ष ने चीन के दरबार में अपना दूत भेजा था। हर्ष अपनी राजकीय आय को 4 भागों में बांटता था। सबसे पहले राजा, फिर मतलब विद्वान, ठीक है, फिर मतलब अधिकारी, फिर मतलब धार्मिक कार्य के लिए। धर्म की बात करेंगे तो प्रारंभ में वो शैव धर्म का था, पर बाद में बौद्ध धर्म हो गया था। मतलब वो इससे काफी अधिक प्रभावित हुआ, तो वेनसोंग थे। हर्ष 2 बौद्ध महासम्मेलन कन्नौज एवं प्रयाग में करवाया था। ध्यान रखना, एक कहाँ पे करवाया था? बौद्ध महासम्मेलन कन्नौज में, एक प्रयाग में, जिसका उद्देश्य बौद्ध में महायान शाखा का प्रचार प्रसार करना था। तो ध्यान रखना, बौद्ध का हिनयान का नहीं, महायान का वो समर्थक था। चीनी यात्री वेनसेंग भी इसमें शामिल हुआ था। एक में तो आग भी लगा दी गई थी ब्राह्मणों के द्वारा, ऐसा लोग कहते हैं, चीनी ग्रंथ में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रसार जो था हर्षवर्धन बहुत ही मतलब बड़े पैमाने पे कर रहा था।
हर्ष द्वारा रचित 3 नाटक है, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। ठीक है, कहते हैं कई बार पूछा भी जाता है भाई हर्ष ने किस किस साहित्य का रचना किया, तो ध्यान में रखना नागानंद है, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं भाई साहब इसके धावक की रचना मानते हैं, हर्ष ने मतलब कुछ पैसे देके या फिर जो भी कह लीजिए धावक से लिखवाया, खुद को उसका नाम दे दिया। ध्यान में रखना बाणभट्ट जो कि पाटलिपुत्र निवासी था, ठीक है, वो हर्षचरित और कादम्बरी लिखा, तो उन्होंने हर्षचरित भी लिखा और कादम्बरी भी लिखा, और बाणभट्ट जो थे इसके दरबार में भी रहते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब चलते हैं आगे देखेंगे। इसके दरबार में जो आया था वेनसोंग था, ध्यान में रखना, हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी यात्री अन्य नाम की बात करेंगे, शाक्य मुनि कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। यात्रा का उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे, बौद्ध अध्ययन करेंगे। पुस्तक की बात करें शिव की है, ठीक है। फाहियान का पुस्तक कौन है, तो फाको की है। वेनसोंग ने हर्ष को मतलब क्या कहा, शिलादित्य कहा था, यह भी पूछा जा सकता है, आप इसे याद रखिए। इसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शक्रादित्य कुमार गुप्त ने की थी, ठीक है। शक्रादित्य किसकी उपाधि है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, कुमार गुप्त की उपाधि है। यह बौद्ध धर्म के महायान दर्शन की शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था, ठीक है। वेनसंग क्षुद्रों का कृषक कहता था, ध्यान रखना, वेनसंग ने क्षुद्रों को क्या कहा, कृषक कहता था। कौटिल्य ने क्या कहा है, तो आर्य कहा है। सिंचाई के संबंध में घंटी पत्र राहट का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, राहट, ठीक है, ये सिंचाई से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो वेनसोंग ने क्षुद्र को कृषक कहा है और कौटिल्य ने आर्य कहा। वेनसोंग ने रेशम एवं शुद्ध निर्मित, ठीक है, कौशय नामक वस्त्र का जिक्र किया है। मथुरा सूती वस्त्र तथा वाराणसी रेशमी वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था, तो ये भी ध्यान रखना, मथुरा जो था सूती वस्त्र का केंद्र था वेनसोंग के समय, और वाराणसी की बात करेंगे तो रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। व्यापारियों को नौ घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे, ध्यान में रखना, मतलब लूटपाट होता था। खुद अगर बात करें वेनसोंग से भी 2 बार लूटा गया था, ठीक है। वेनसोंग जब लौट रहा था तो इसके पास बहुत अधिक बौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपियां वगैरह थी, इससे भी मतलब क्या किया था, 2 बार मतलब लूटपाट किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लौटते समय वेनसोंग को 2 बार लूटा गया था। वेनसोंग के अनुसार भारत में अग्नि जल एवं विष द्वारा सत्य परीक्षा की जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वेनसोंग के द्वारा अग्नि जल एवं विष द्वारा सत्य परीक्षा की जाती थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसने पेशावर में कनिष्क विहार देखा तथा मुल्तान सूर्य मंदिर होने का उल्लेख किया है। भीनमाल क्षेत्र में भी यात्रा की, ठीक है। तो इसने पेशावर में कनिष्क विहार देखा तथा मुल्तान में सूर्य मंदिर होने का इसने उल्लेख किया। विभिन्न यात्री की बात करेंगे, फाइहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आ रहा 399 से 414 ईस्वी पूर्व। स्विंगुन की बात करेंगे 515 में आया, तो ये भी चीनी था। वेनसोंग की बात करेंगे तो 29 से लेकर 44 तक रहा था। एत्सिंग की बात करेंगे 671 से 695 तक रहा था, और 673 ईस्वी में बिहार की यात्रा की तथा 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में भी रहा। कौन, तो एत्सिंग की बात हो रही है। उसके बाद बात करेंगे मगध का उत्तर गुप्त, ठीक है। मगध में आप देखोगे उत्तर गुप्त का भी शासन प्रारंभ होता है। उत्तर गुप्त वंश का संस्थापक की बात करें, हर्षवर्धन का मित्र तथा सहयोगी हर्ष ने इसे मगध क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था, ताकि शशांक जो कि बंगाल का गौरवंशी शासक था, हर्ष का शत्रु था, किसी आक्रमण का निदान सहयोग मिले, ठीक है। यह भी आपको ध्यान में रखना, माधव गुप्त को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आदित्य सेन की बात करेंगे तो यह हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। इसे उत्तर गुप्त का सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता आदित्य सेन को, ठीक है। ध्यान रखना, माधव गुप्त की बात करें हर्षवर्धन का मित्र था। हर्ष ने इसे किसके खिलाफ मतलब इसका का प्रयोग किया था, शशांक के खिलाफ, जो कि हर्ष का शत्रु भी था, और उसकी भाई की हत्या भी की थी, भाई का भी और साथ में हर्ष के जीजा का भी। जीजा की हत्या करवा दी थी शशांक ने, ठीक है। जीवित गुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो वंश का अंतिम शासक था। कनौज के यशोवर्मन ने इस वंश का अंत कर दिया, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे जो आगे के क्लास में मध्यकालीन बिहार का इतिहास हम लोग देखेंगे, मतलब प्राचीन भारत की बात करेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, प्राचीन भारत नहीं, ठीक है, बिहार का यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे क्लास में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग मुख्यतः क्या देखेंगे, तो हम लोग मध्यकालीन भारत देखेंगे, ठीक है।